और इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं आज तक के खास कार्यक्रम एजेंडा में, जहां पर इस वक्त बीजेपी के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कुछ कह रहे हैं कि दुनिया की जो बेस्ट लैबोरेटरी होगी वहां भी जाने को उनको परमिशन हम दे रहे हैं, ताकि उसका भी खर्चा हम उठाएंगे, क्योंकि इसी तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स वी कैन रिटेन इन इंडिया। मैं MIT मीडिया लैब एशिया प्रोजेक्ट में अटल जी के समय में एक कमेटी का चेयरमैन था, IT फॉर मासेस, और मैं उस समय विधायक था महाराष्ट्र में। तो जब मैंने MIT मीडिया लैब एशिया प्रोजेक्ट हम निगोशिएट किया और वापस आए, तो अटल जी ने मुझे पूछा कि भाई हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर, हम रिसर्च कल्चर को इंपोर्ट कर रहे हैं, रिसर्च फ्रीडम को इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा रिसर्च ब्यूरोक्रेटिक होता है। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से रिसर्च नहीं बढ़ता है आगे। अपने देश में भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक संस्थान है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन और अच्छा कर सकते हैं, और इसके लिए हम वो रिसर्च कल्चर लाना चाहते हैं। और इसलिए सारा हायर एजुकेशन के सिनारियों में जो इनोवेशन पर और प्राथमिक शिक्षा का जोर है, एक्सपांशन के साथ साथ क्वालिटी पर। लेकिन आपका GDP का जो हिस्सा जाता है एजुकेशन के बजट में बड़ा कम है दुनिया की अगर नजर से भी देखें। मैं आपको बताऊं, वी आर नाउ कंपेरेबल। 4.5% GDP का हिस्सा आज एजुकेशन पे होता है, लेकिन GDP और गवर्नमेंट बजट, इसका हमें फर्क समझने की जरूरत है। अच्छा सवाल पूछा आपने, मुझे मौका दिया, क्योंकि बजट है जो मेरे पास खजाने में पैसा है, उसमें केंद्र सरकार का 15% स्कूल में जाता है, यानी एजुकेशन पर जाता है। राज्य सरकारों का 20% जाता है लगभग एवरेज। तो ये इतनी बड़ी राशि बजट से जा रही है, लेकिन GDP केवल गवर्नमेंट के खजाने में नहीं है, आपके जेब में है वो भी GDP है, पुरी साहब के जेब में है वो भी तो GDP है। तो GDP इज टोटल ऑफ ऑल, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब तो किसी की जेब में नहीं है ना, अब तो नहीं, तो अभी है, तो कैशलेस हो गया। कार्ड है तो अच्छा, कार्ड में आपका मनी बहुत है बैंक में, तो वो बैंक में आपका जो पड़ा हुआ पैसा है वो भी तो GDP है। ये GDP के लिए 4.5% हो गया। आपने जैसे कहा कि 85,000 करोड़ नहीं, आज उच्च शिक्षा पर हम 2.25 लाख करोड़ रुपए पिछले साल हमने खर्च किया है, और ये बढ़ता रहेगा। तो इसलिए हम कम नहीं खर्चा कर रहे। तो उच्च शिक्षा को लगभग 1.4 यानी लगभग 1.5% तक हम जा रहे हैं, और प्राथमिक शिक्षा को नेचुरली ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा छात्र है। अच्छा, ये सवाल यहाँ आना नहीं चाहिए था, एजुकेशन की बात हो रही थी, लेकिन हमको लगता है जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि GDP से जो ग्रोथ होती है किसी भी देश की, वो जुड़ी हुई रहती है। जब आप GDP का जिक्र करते हैं तो चाइना की GDP हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा की है, 3.5 गुना है ना, 3.5 गुना है। अमेरिका जो है वहां पर जनसंख्या कम है, वो अपनी GDP उसकी तो और ज्यादा गुना है, वो 5.2% GDP का एजुकेशन पे खर्च करता है। ब्रिटेन भी 5.8% करता है, ब्राजील भी 6.3%। अगर आप GDP के हिसाब से जो खर्च कर रहे हैं और वो कितना पैसा स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च हो रहा है, तो दुनिया के सबसे न्यूनतम देशों में हिंदुस्तान आकर नहीं, 4.5% है, न्यूनतम देशों में नहीं है। हम विकसित देशों की तुलना में, जैसे आपने 5% कहा, 5.25% कहा, तो हम भी 4.5% तक पहुंच गए हैं। और मैं आपको बताता हूं, आपने ये जो एक महापरिवर्तन इस देश में अभी हो रहा है, देखो काला धन क्या होता है, टैक्स चोरी होती है ना, यही तो काला धन है। काला धन माने कोई कलर थोड़ा ही ना ब्लैक होता है। तो ये जो है कर, जैसे पूरा कर आएगा अगर अर्थव्यवस्था में और सरकार में, तो सरकार की क्षमता खर्च करने की बढ़ती है। और किस में बढ़ेगी? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जन कल्याण की, किसान और गरीब के लिए जो हाउसिंग और बाकी करना है उसी के लिए बढ़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हम स्थिति में है। मुझे पूरा विश्वास है हम 6% आने वाले चंद सालों में। नहीं, जावड़ेकर साहब, मंत्री से हटकर एक पिता के रूप में आ जाइए कुछ क्षण के लिए। हाँ। आपका बेटा है। हिंदुस्तान में 60% स्टूडेंट्स 18 से 35 के बीच में, इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर हर कमोवेश मंच पे कर भी रहे हैं। आपके बेटे, आपके पास पैसा है, आपको उसको पढ़ाना है। हायर एजुकेशन के लिए आप हिंदुस्तान में जब टटोलते हैं तो आपको लगता है यहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं है उसके पढ़ने लायक, उसको बाहर चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में जो आप पेमेंट लेते हैं बच्चों से पढ़ाने में, उसका कई गुना ज्यादा उसको देना पड़ता है बाहर में, चाहे वो ब्रिटेन जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, कहीं भी जाए।
वहां देना पड़ता है, वो देता है। इसका मतलब एक ये है कि यहां जो बच्चे जिनको कैपेसिटी है हिंदुस्तान के भीतर में, एक क्लास की कैपेसिटी इतनी है एजुकेशन को लेकर, अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर वो कुछ भी खर्च करने को तैयार है। आपने वो स्कोप पैदा क्यों नहीं किया कि वो एक आप पब्लिक वे में नहीं करें, प्राइवेट वे में ही करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इंटरेक्शन कराएं, यहां यूनिवर्सिटीज को उनको स्पेस दें, इकोनॉमी भी आपके पास रहे, एजुकेशन भी मिले, एक हब क्रिएट हो हिंदुस्तान। बिल्कुल, ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम विदेश में जाने के दो कारण होते हैं। एक, वहां अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा रिसर्च का अपॉर्चुनिटी है, अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है तो जा रहे हैं, अच्छे बहुत बेहतरीन पेरेंट्स। और बाकी लोग हैं कि जो एक कुछ लोगों के पास साधन है और वो विदेश में जाना भी चाहते, इसलिए जाते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई के लिए भी अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। हम तीनों वर्गों को यहां रखने की पूरी कोशिश और योजना बनाई है। पहले तो हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वो प्राइवेट भी होगी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आईएएस भी एक उदाहरण है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद का या मोहाली का, कि उसको तो ये नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, उन्होंने कोई मान्यता के लिए एप्लीकेशन नहीं किया, वो अपने पैरों पर खड़े हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे, दुनिया में उनको रिकॉग्नाइज किया है। जो एम्प्लॉयर है वो जब रिकॉग्निशन देता है तो वही तो मान्यता होती है सही। तो ये छात्रों की मान्यता है, अभिभावकों की मान्यता है, और ये नौकरी देने वालों की मान्यता है, यही मान्यता मुख्य होती है। तो हम 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज करेंगे, उसमें पैसा देंगे। मैं पार्लियामेंट को भी हम ये समझाना चाहेंगे कि हमने पैसा दिया इसलिए हम हर चीज कंट्रोल करें, ये जरूरी नहीं है। उच्च शिक्षा में विश्वास रखो और विश्वास रख के उसमें पैसा देकर भूल जाना ही देश के हित में होता है। ये सभी देशों का उदाहरण है। और फॉरेन जो अच्छा यूनिवर्सिटीज है, उसके अच्छे प्राध्यापक हैं, उनको यहां आकर एक एक कोर्सेस करने का हमने ज्ञान का उपक्रम शुरू किया 2 साल में। तो पिछले साल 200 प्राध्यापक, एमिनेंट प्रोफेसर्स of eminent universities came here stayed here for 2 weeks or 3 weeks and conducted one course each, or 200 professors came. This year 600 professors are coming. So we want to provide all things. Why people go out, they should stay back here. वैसे तो उनको घर का खाना तो अच्छा लगता है, या यहाँ का भारत का माहौल, मित्र परिवार, सोशल, ये सब अच्छा लगता है, तो वहां जाके अकेले सुनसान में कहां कैसे रहते हैं, उसके बजाय यहां रहे, अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा शोध हो, यही प्रयास है। और फॉरेन इंस्टीट्यूट का भी एक बार जिक्र हुआ था, कपिल सिब्बल जी मंत्री थे, उन्होंने ये लाया था। अभी भी फॉरेन ट्विनिंग के हमने रूल्स बनाए हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ आपको अगर सहयोग करना है किसी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को, तो कैसे होगा, उसकी एक नियम फ्रेम बनाए है। लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं कि उस समय भी हमने एचआरडी कमेटी में मैं था, और एचआरडी में सबने एक राय से यह सिफारिश दी थी कि भाई जो वर्ल्ड के ख्यातनाम हर फैकल्टी में समझो पहले 200 रैंक में जो यूनिवर्सिटीज है, वो भी अगर आना चाहती है तो उसके लिए भी उस समय एचआरडी कमेटी की सबने सहमति जताई थी। हम अभी वो बिल उस समय लैप्स हो गए। हम ये करना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन का फाइनेंस भी बढ़ा रहे हैं, रिसर्च की फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, फॉरेन ट्विनिंग भी कर रहे हैं, ज्ञान भी ला रहे हैं, और जैसे मैंने कहा ग्लोबल रिसर्च इंटरेक्टिव नेटवर्क कर रहे हैं। उसके सहारे से मेरा लक्ष्य है कि आने वाले सालों में बाहर जाने की होड़ कम होगी, और यही वो उससे ज्यादा बेहतर शिक्षा पा रहे हैं, ये व्यवस्था होगी तो यहाँ सारे लोग रुकेंगे, ये मुझे उम्मीद है। नहीं, आप कह तो रहे हैं कि लगता है जैसे रेड कारपेट बिछा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में एजुकेशन सेंटर चल भी रहे हैं, अगर उसकी फेरिस्त देखिए, खोलने से लेकर चलाने तक के इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी बाधाएं हैं, वो उन कानूनों को पूरा करे या बच्चों के विकास पर ध्यान दे? एक बड़ा ऐलान मैं आपके यहाँ आया हूं तो कुछ तो बोलना भी चाहिए ना मुझे। अरे बोल। तो मैं एक बड़ा ऐलान लग सकता है, लेकिन मैं करना चाहता हूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, समझो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मेनली डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, तो और स्टेट के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, 2 प्रकार के हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और हमारे भी क्यों नहीं होंगे,
जो अच्छे यूनिवर्सिटीज है, जिनको नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में और नैक में, एनबीए में जिनको अच्छा रैंकिंग मिला है कंसिस्टेंटली, अच्छे हैं, कुछ लोग मिडिल में है और कुछ लोग लोअर एंड में है। ये 3 तरह के इंस्टीट्यूट है, आप समझिए। तो हम उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को पूरी स्वायत्तता देने के पक्ष में है और हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको 90% फ्रीडम एंड 10% मैक्सिमम रेगुलेशन इतना करे। बीच में जो है उनको 50-50 चलेगा और जो लोअर है उनको 90-10 रहेगा। तो आज जो सब घोड़े 12% हो रहा है वो नहीं होगा और ये गुणवत्ता, और सबको कॉम्पीट करना पड़ेगा। चैलेंज मोड हम दे रहे हैं हर एक में कि आप गुणवत्ता सुधारिए, आपको पूरी ऑटोनॉमी मिलेगी। तो इस डीम्ड में तो जेएनयू भी आता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी आती है। जेएनयू वगैरह तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लेकिन हिंदुस्तान के हिसाब से वर्ल्ड वाइड इनको जाना जाता है, इनकी पहचान, ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। तो फिर जब वहां पर इंटरफेरेंस होता है तो आप वहां कोई इंटरफेरेंस आपने देखा? पिछले कुछ नहीं, हम क्या इंटरफेयर किया? नहीं, आपने नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं किया। ओके, आपके जरिए हम एक चीज और रखना चाहते हैं कि हमें लगता है प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सांसदों के जब स्टेटमेंट मांगे, बैंक स्टेटमेंट आप दीजिए, हमारे जहन में ऐसी सवाल आया कि अगर वो पूछ लेते कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो बताएं कि उनके बेटे कहां पढ़ते हैं। हाँ, मैं बताऊं। और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कहां पढ़ते हैं? ब्यूरोक्रेट्स का मुझे पता नहीं है। मेरे बेटे दोनों आपके रेगुलर नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं जिला परिषद स्कूल का प्रोडक्ट हूं। मेरी माँ जिला परिषद की प्राइमरी टीचर है और मेरा बेटे दोनों रेगुलर स्मॉल स्कूल में, जहां फीस 100 रुपए भी नहीं, यानी उस समय तो 10-20 रुपए फी होती थी, उसमें पढ़े हैं और मराठी माध्यम में पढ़े और बाद में आज अंग्रेजी पढ़ा भी रहे हैं और अंग्रेजी में भाषण भी करते हैं और ये उच्च शिक्षा उन्होंने अपनी मेहनत पर की है। 4286 विधायक हैं इस देश में, 736 सांसद हैं देश में। एक एनजीओ ने इस पे अध्ययन किया, 23% के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की संख्या 42% के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। सवाल हम ये कह रहे हैं कि जिन्हें कानून बनाना है और जिन्हें इंप्लीमेंट करना है, जब वही हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को डालने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट को तो कहना पड़ा कि यूपी के तमाम पॉलिटिशियंस के बच्चे अब सरकारी स्कूल में जाएं पहले, तो ही ठीक होगा। कहना पड़ता है, सोचिए, आदेश पारित किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ऐसा है, कोर्ट और मंत्री में एक फर्क है कि कोर्ट कह सकते हैं दिल की बात। हाँ, नहीं, ये हालत, मतलब हम लोग कहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। नहीं, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि जिस रास्ते पर हमने स्कूल के रिफॉर्म्स अभी शुरू किए हैं वो भी बताना चाहूंगा। और फिर सबके बच्चे गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे और आने का प्रवाह शुरू हुआ है राजस्थान में, महाराष्ट्र में। ऐसा ही सब जगह होगा, ये मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। हम 4 चीजें करने जा रहे हैं। इन राइट टू एजुकेशन लर्निंग आउटकम्स वेर मेंशन, क्योंकि 1ली से 8वीं तक कोई इम्तिहान नहीं है। तो अब क्या हो गया, इम्तिहान न होने से 10 साल में व्यवहार ग्राउंड पे यह अनुभव आया कि फिर मिड डे मील स्कीम बिकम्स द मेन एक्टिविटी। तो उसका होना और शिक्षक भी लेट आने, जल्दी जाना, स्टूडेंट भी लेट आना, किसी ने किसी को पूछना ही नहीं, क्योंकि कोई पास फेल होना ही नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। तो उसमें मेंशन था कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा और लर्निंग आउटकम्स होंगे, लेकिन लर्निंग आउटकम्स को कभी डिफाइन नहीं किया। हमने पिछले दिनों में लर्निंग आउटकम्स को पूरा डिफाइन किया है, सभी राज्यों को भेजा है और अभी 1 महीने में उसको फाइनल रूप दिया जाएगा और मार्च के पहले लर्निंग आउटकम्स विल बिकम पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ राइट टू एजुकेशन और वो अगले शैक्षणिक सत्र से, जून से लागू होंगे। तो सभी स्कूल में हम दीवार पर चिपकाएंगे, पढ़ाई कर रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं, ये हम नया ला रहे। तो ये मुझे लगता है ये 4-5 बदलों से हमारी पूरी 1ली से 12वीं तक की गुणवत्ता में सुधार के ये मुख्य सूत्र है और इसी को मिशन मोड में हम 2 साल में पूरी अंजाम देंगे, ये आप देखेंगे। तो ये 10वीं का बोर्ड जो है ये कब से होगा इंप्लीमेंट? ये 17-18 की, यानी 18 की एग्जाम। देखो, मैं स्टूडेंट मूवमेंट का प्रोडक्ट हूं, तो मैं तो पहले से लड़ता था कि आप बीच में एकेडमिक सेशन चलते चलते बीच में गोल पोस्ट मत बदलिए। नहीं, तो अभी तो जो बच्चे जो अभी निर्णय करेंगे वो 17 में बोर्ड एग्जाम नहीं होगी, 18 में होगी।
नहीं, जो बच्चे अभी 9th में हैं, अगले साल वो 10th में जाएंगे, वो वोट देंगे या नहीं देंगे? जो 9th को 10th में जाएंगे वो देंगे। इसमें एक मुझे केवल देखना है, क्योंकि 9th और 10th का क्या कॉम्बिनेशन है, तो सीबीएसई काउंसिल की नहीं, अभी एक मीटिंग है, उसमें उसको फाइनल रूप देंगे। लेकिन ये निश्चित है कि अभी 3 महीने में एकदम बदलाव करके नहीं जाएंगे, अगले शैक्षणिक सत्र से ये बदलाव शुरू होगा। ओके, तो इसका मतलब ये माना जाए कि हिंदुस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर जब बदलते हैं, कपिल सिब्बल साहब 2010 में बहुत माथापच्ची कर रहे थे कि बोर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन देख रहे थे, और उसके लिहाज से हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा उनसे बड़ा इंटरेक्शन हुआ था उस समय, एजुकेशन को लेकर रुचि भी थी हमारी, तो इंटरेक्शन भी होते थे, घंटों उनसे डिस्कशन होते थे कि बोर्ड को लेकर क्या आइडिया है, वर्ल्ड वाइड किस तरह की पढ़ाई होती है। तो क्या स्टूडेंट या छात्र आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सत्ता के बदलने के साथ गिनी पिग हो जाए बच्चा? नहीं होगा। तो आप एक नेशनल पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं, वही बनाएंगे जो चेंज कोई ना करे, सत्ता बदल जाए। मैं बता रहा हूं। नहीं, 2 बातें हैं। हम एक नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति की तैयारी सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर बना रहे हैं। बहुत अच्छा कंसल्टेशन सब जगह हुआ है। मैंने तो एजुकेशन डायलॉग एमपीज का भी किया, राज्यसभा में भी चर्चा हुई, हजारों अच्छे सुझाव आए हैं। सबको अब समाहित करके एक अच्छी नीति बनाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि हर 20 साल के बाद हर नई जनरेशन को अपनी शैक्षिक नीति में सुधार करने का अधिकार है। अब ये जो कपिल जी के समय जो भी हुआ, ऐसा है, 2 विचार है। मैं शिक्षा क्षेत्र में 40 साल से काम कर रहा हूं। एक तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, मैं यूनिवर्सिटी सीनेट और अन्य कमिटियों में, एकेडमिक काउंसिल और बाकी सभी बोर्ड ऑफ स्टडीज और फैकल्टीज में मैं रहा हूं। फिर मैंने ग्रेजुएट और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी को 12 साल महाराष्ट्र विधान परिषद में रिप्रेजेंट किया है, वहां से मैं जीत के आया हूं। फिर मैं योजना आयोग का भी उपाध्यक्ष था, तो मैं शिक्षा को ही ज्यादा कंसंट्रेट करता था, और यहां आने पर भी मैं एचआरडी कमेटी का मेंबर था। तो एजुकेशन का चेयरमैन नियुक्त करना था। करण सिंह जी वहां है, विद्वान है, संस्कृत से लेकर सभी भाषाओं के प्रकांड पंडित है, उनके विचार है। हमने करण सिंह को पुनः नियुक्त किया है ऑरोविला फाउंडेशन के अध्यक्ष में। हमारे मन में ये राजनीति नहीं है, तो ये हमारी दिशा है। लेकिन स्टैंड आप लोग को लेना चाहिए ना, कि अगर आपके जहन में नालंदा यूनिवर्सिटी, लेकिन कोई अगर कितना भी विद्वान हो, कोई ये कहेगा कि मैं कुछ भी करूंगा और मुझे आप जितना चाहे उतना पैसा मैं मांगूंगा, उतना दो, और उसका हिसाब भी मैं नहीं दूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये भी मुझे साफ करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी। अच्छा, उन्होंने ज्यादा पैसा मांगा? नहीं, ये मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने नाम ही नहीं लिया। आप नाम ले रहे, मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई, आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूं, मैंने तो मैंने नाम ही नहीं लिया। हाँ, लेकिन कोई भी ऐसा भी अनअकाउंटेबल नहीं बन सकता ना देश में। अकाउंटेबिलिटी तो मेरी भी है, आपकी भी है, और हर एक की होनी चाहिए। आप अगर अकाउंटेबल है, आप आपके इनकम टैक्स भरते हो, तो हर एक ने भरना चाहिए, उसमें क्या गलत है? वैदिक एजुकेशन बोर्ड, बाबा रामदेव का सुझाव खारिज कर दिया गया है कि उसको मान्य है? ऐसा है, ऐसा कोई अभी हमारे यहां प्रस्ताव नहीं आया है। मैंने परसों शेखर गुप्ता और चेतन भगत को उन्होंने दिया इंटरव्यू, मैंने पढ़ा, सुना, प्रत्यक्ष मैं सुन रहा था। तो उन्होंने जो कहा, जो मैंने सुना, वो ये है कि वो भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाने की उनकी इच्छा है, भारतीय शिक्षा। और मैं आपको बताऊं, कपिल सिब्बल जी जब मंत्री थे तब भी 11वीं 12वीं में सीबीएसई में ट्रेडिशन, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया नाम का एक नया कोर्स कपिल जी ने इंट्रोड्यूस किया है। ट्रेडिशन, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तो वो उस समय हुआ है। तो ये भारतीय शिक्षा, हर देश अपनी शिक्षा होती है भाई, हर देश का एक ऐसा है। इस देश में कुछ भी नहीं था, ऐसा तो नहीं था। ब्रिटिश आने पर ही सब सूरज इस देश में निकलने लगा, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इस देश में बहुत कुछ था, उसकी शिक्षा कोई करना चाहता है तो उसका विकल्प कपिल जी के समय भी एक 11वीं 12वीं के छात्रों को दिया था। अब